वेलकम टू ऑल इन जीडीसी नर्सिंग क्लासेस। दिस इज दिव्यांशी। हम पढ़ रहे हैं नर्सिंग फाउंडेशन पार्ट सेकंड को, जो कि आपका सब्जेक्ट है बीएससी नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर का। चैप्टर सेकंड हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है क्रिटिकल थिंकिंग, कॉम्पिटेंसेस, एटीट्यूड फॉर क्रिटिकल थिंकिंग, लेवल्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग इन नर्सिंग। इससे पहले की वीडियोस में हम कर चुके हैं इसके कुछ टॉपिक को क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में और ओवरव्यू लिया था। इन शॉर्ट में हमने नर्सिंग प्रोसेस के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक होने जा रहा है नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस क्या है, नर्सिंग प्रोसेस के बारे में हम पढ़ेंगे। इसका हमने शॉर्ट में एक डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिया था कि नर्सिंग प्रोसेस में कितने पार्ट होते हैं। 5 पार्ट होते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहला हमारा होता है असेसमेंट, फिर उसके बाद में हम डायग्नोसिस को मीट करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, वैल्यूएट करते हैं अपने प्लान को, जो भी क्या हुआ होता है। तो इस तरीके से 5 तरीके से सिस्टमिक वे में अप्रोच होता है, इसके थ्रू हम नर्सिंग केयर प्लान को बनाते हैं। जो भी नर्सिंग केयर प्लान, नर्सिंग केयर हम पेशेंट को प्रोवाइड करने जा रहे हैं, उसी के बेसिस पे हम नर्सिंग केयर प्लान को बनाएंगे। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है असेसमेंट के ऊपर। इसेंशियल स्टेप्स होते हैं नर्सिंग प्रोसेस में। क्या क्या होता है, सबसे पहले हम असेसमेंट करते हैं, उसके बाद डायग्नोसिस को बनाते हैं, देन प्लान करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं और इवेल्युएशन करते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में आप याद कर सकते हैं। ये इसका शॉर्ट फॉर्म में अगर आप याद करना चाहें, A फॉर असेसमेंट, D फॉर डायग्नोसिस, P फॉर प्लानिंग, I फॉर इम्प्लीमेंटेशन, E फॉर इवैल्यूएशन। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं असेसमेंट, जो क्या है नर्सिंग प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप है असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब ही होता है जब इनिशियल फॉर्म में, जब हम बिगिनिंग में जब अपने पेशेंट को डील करते हैं, तो सबसे पहला स्टेप होता है नर्सिंग केयर प्रोवाइड कराने के लिए असेसमेंट। असेसमेंट इज द फर्स्ट स्टेप और नर्सिंग प्रोसेस। असेसमेंट क्या है, नर्सिंग प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप होता है। इट इन्वॉल्व यूजेस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, स्किल ऑफ डाटा कलेक्शन, सब्जेक्टिव एंड द ऑब्जेक्टिव। इसमें हम क्या इन्वॉल्व करते हैं, एक क्रिटिकल थिंकिंग का स्किल हम इन्वॉल्व करते हैं, क्रिटिकल जजिंग जो रीजनिंग होता है इसको इन्वॉल्व करते हैं। क्या करने के लिए, डेटा को कलेक्ट करने के लिए, चाहे वो सब्जेक्टिव डाटा हो या फिर ऑब्जेक्टिव डाटा हो। सब्जेक्टिव डाटा क्या होता है, दैट इन्वॉल्व वर्बल स्टेटमेंट। ये एक वर्बल स्टेटमेंट में होगा, जो भी पेशेंट हमें बोल के अपनी कंडीशन के बारे में बता रहे होंगे। from the patient or the family that we will collect from the patient, or it could be maybe from their family members. ऑब्जेक्टिव डेटा क्या होते हैं, इट इज अ मेजरेबल डाटा। ये एक ऐसा डाटा होता है जिसको हम मेजर करते हैं, वैलिडेट करते हैं मेडिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हुए, सच एज वाइटल साइंस जैसे कि बीपी हो गया, टेम्परेचर हो गया, ऑक्सीजन लेवल हो गया, पल्स रेट हो गया, जिसको हम मेजर करते हैं डिवाइसेस का, मेडिकल डिवाइसेस का यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज करते हुए। हाइट और वेट को भी इसी के साथ में मेजर करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव डाटा कैसे होता है, मेजरेबल डाटा होता है जिसको हम मेजर करते हैं। डेटा में कम फ्रॉम द पेशेंट डायरेक्टली। जो भी डाटा होता है वो शायद जो भी पेशेंट है हमारा, उससे हमें डायरेक्ट प्राप्त हो, या फिर हो सकता है प्राइमरी केयर गिवर, जो भी पेशेंट को देखभाल कर रहे हैं उन फैमिली मेंबर से या फिर उनके फ्रेंड से हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। फैमिली मेंबर हो सकते हैं, सिग्निफिकेंट अदर उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, उनसे हम पेशेंट की कंडीशन के बारे में डेटा को कलेक्ट करते हैं। नर्सेज कैन कलेक्ट डेटा, नर्सेज डेटा को कलेक्ट करती हैं, उसको ऑर्गेनाइज करती हैं एंड वैलिडेट करती। वैलिडेट कैसे करेंगे, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, मेजरेबल जो भी डिवाइसेस होते हैं, उनका यूज करते हुए हम डेटा को कलेक्ट करते हैं एंड एनालाइज इट टू आइडेंटिफाई एक्चुअल एंड पोटेंशियल पेशेंट प्रॉब्लम, जिसके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि पेशेंट की एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम क्या है। एक्चुअल प्रॉब्लम वो होती है जो प्रेजेंट टाइम में जो एग्जिस्ट कर रही है, जिस प्रॉब्लम के साथ में पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, उस प्रॉब्लम के ऊपर, उस प्रॉब्लम को फोकस करते हुए हम पेशेंट का केयर प्लान को मेक करते हैं। एंड पोटेंशियल पेशेंट प्रॉब्लम ऐसी प्रॉब्लम जो हमको आज के टाइम पे, प्रेजेंट टाइम में तो प्रेजेंट नहीं है, बट इन फ्यूचर रिस्क फैक्टर हो सकता है कि पेशेंट को वो वाला डिजीज अराइज हो, वो वाली प्रॉब्लम अराइज हो। तो एक्चुअल और पोटेंशियल प्रॉब्लम को पेशेंट की एनालाइज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और डेटा को उसके रिगार्डिंग कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है असेसमेंट की, इट इज अ डेलिब्रेट असेसमेंट एंड लॉजिकल कलेक्शन ऑफ द सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डेटा दैट हेल्पफुल टू आइडेंटिफाई एंड डिफाइन प्रॉब्लम ऑफ द पेशेंट बिफोर नर्स प्रोसीड टू द प्लान। ये एक डेलिब्रेट होता है, डेलिब्रेट मतलब विदाउट एनी मिस्टेक, बिना किसी मिस्टेक के जो भी डेटा है हम उसे पेशेंट से कलेक्ट करते हैं। लॉजिकल कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, मतलब कि फैक्ट के बेस्ड होगा, साइंटिफिक फैक्ट के बेस्ड में डेटा कलेक्ट करेंगे। डेटा कुछ सब्जेक्टिव भी हो सकता है और ऑब्जेक्टिव डाटा भी हो सकता है, जो हेल्प करता है नर्स की आइडेंटिफाई करने में और डिफाइन करने के लिए कि पेशेंट की प्रॉब्लम
क्या है, इससे पहले कि पेशेंट नर्स जो है पेशेंट को केयर प्रोवाइड करने के लिए कोई भी एक्शन को प्रोसीड करे, किसी भी एक्शन को स्टार्ट करे। नेक्स्ट डेफिनेशन है नर्सिंग असेसमेंट। नर्सिंग असेसमेंट क्या करता है, फोकस करता है गैदरिंग डाटा अबाउट अ क्लाइंट स्टेट। फोकस किसके लिए कर रहा है, डाटा को कलेक्ट करने के लिए अबाउट अ क्लाइंट स्टेट। जो भी क्लाइंट की स्टेट है, जो भी पेशेंट की प्रॉब्लम है, उससे रिगार्डिंग जो भी पेशेंट का इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करने के लिए, उस इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए नर्सिंग असेसमेंट के थ्रू हम कलेक्ट करते हैं। ऑफ अ वेलनेस, पेशेंट का वेलनेस देखेंगे कि कितने लेवल ऑफ वेलनेस है, कितना पेशेंट फिट है, उनके फंक्शनिंग को देखेंगे, कितनी मोबिलिटी में वो मूवमेंट कर पा रहे हैं, क्या क्या उनके रिफ्लेक्सेस एक्टिवेट फॉर्म में वर्क कर रहे हैं, पेशेंट की एबिलिटी को देखेंगे, फिजिकल स्टेटस को देखेंगे कि फिजिकली पेशेंट कितना अवेयर है, कितना फिट है। उसी के साथ साथ उनकी स्ट्रेंथ को भी देखेंगे, किन की चीजों में पेशेंट अच्छे से काम कर रहा है, गुड वर्क कर रहा है, एंड अदर रिस्पॉन्स टू एक्चुअल एंड द पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम। और जो भी अभी की जो भी उनकी प्रॉब्लम है उसको लेके वो कैसा एक्शन कर रहे हैं, कैसा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, पोटेंशियल यानी कि आने वाले टाइम के लिए जो भी प्रॉब्लम है उसको लेके वो कैसा रिस्पॉन्स करेंगे, उस प्रॉब्लम के साथ में वो कैसे डील करेंगे, इन सारी चीजों को हम असेसमेंट में एनालाइज करते हैं, उससे रिगार्डिंग हम डेटा को कलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे पर्पस। पर्पस क्या है असेसमेंट का, नर्सिंग प्रोसेस में पेशेंट केयर डिलीवरी सिस्टम में हम असेसमेंट कर रहे हैं तो उसमें डाटा कलेक्शन करने की क्या नीड है, क्या पर्पस होता है असेसमेंट का। द पर्पस ऑफ द असेसमेंट इन द नर्सिंग प्रोसेस, बहुत सारे पर्पस होते हैं असेसमेंट के नर्सिंग प्रोसेस में। तो सबसे पहला है टू गैदर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग क्लाइंट, जितनी भी पेशेंट की हेल्थ से रिगार्डिंग, पेशेंट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको गैदर करने के लिए हम नर्सिंग असेसमेंट का यूज करते हैं। टू डिटरमाइन द क्लाइंट्स नॉर्मल फंक्शनिंग, क्लाइंट का कितने लेवल ऑफ वेलनेस है, फिजिकल स्टेटस को फाइंड आउट करने के लिए हम असेसमेंट करते हैं। टू ऑर्गेनाइज द कलेक्टेड इंफॉर्मेशन, जो भी हमने कलेक्ट इंफॉर्मेशन करी है, जो भी डेटा को हमने गैदर करा है उसको एनालाइज और ऑर्गेनाइज करने के लिए असेसमेंट का यूज किया जाता है। ये पर्पस होता है असेसमेंट का। टू गाइड फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑफ नर्सिंग प्रॉब्लम, जब हम असेसमेंट कर लेते हैं इसी के बाद में हम फर्दर जो भी इन्वेस्टिगेशन होती है उसको हम बना पाते हैं। टू फॉर्मुलेट अ नर्सिंग डायग्नोसिस, फॉर्मुलेट करना, स्टार्ट करना, जैसे ही हम असेसमेंट कर लेते हैं तो दूसरा स्टेप नर्सिंग प्रोसेस का होता है नर्सिंग डायग्नोसिस। जब हम असेसमेंट के लेवल को क्रॉस कर लेंगे तब हम नेक्स्ट स्टेप में मूव कर पाएंगे जो है हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस। टू प्रोवाइड डाटा फॉर द डायग्नोस्टिक फेज, डायग्नोस्टिक फेज के लिए हम डेटा को सेंड कर पाते हैं कि क्या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन को मेट करना है जिसके थ्रू हम पेशेंट की प्रॉब्लम को, पेशेंट की डिजीज को हम देख पाए। नेक्स्ट है टाइप ऑफ असेसमेंट, कितने तरीके का असेसमेंट होता है। इनिशियल असेसमेंट, फोकस असेसमेंट, इमरजेंसी असेसमेंट एंड द टाइम लेफ्ट असेसमेंट, इसको हम री असेसमेंट भी बोलते हैं। री असेसमेंट या फिर फॉलो अप। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप ऑफ असेसमेंट। तो सबसे पहला टाइप है इनिशियल असेसमेंट। इनिशियल का मतलब ही होता है एकदम स्टार्टिंग फॉर्म में, जब भी बिगिनिंग फॉर्म में जैसे ही पेशेंट जो है हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो ये असेसमेंट वहीं से स्टार्ट हो जाता है। इट इज डन विद इन अ स्पेसिफिक टाइम, स्पेसिफिक टाइम के ही अंदर, उसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर जब हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट होता है उसी टाइम के अंदर हम इनिशियल असेसमेंट पेशेंट का करते हैं। आफ्टर द एडमिशन होने के बाद में हॉस्पिटल में टू हेल्थ केयर एजेंसी क्यों करते हैं। इट गैदर डाटा कंसीडरिंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ अ क्लाइंट हेल्थ, ये सारे ही क्लाइंट की हेल्थ के रिगार्डिंग जितनी भी उसकी एक्चुअल प्रॉब्लम है या फिर पोटेंशियल प्रॉब्लम है उनको ध्यान में रखते हुए पेशेंट की हेल्थ के ऑल एस्पेक्ट, चाहे वो उनका फिजिकल हो, चाहे वो उनका इमोशनल वेलबींग हो, साइकोलॉजिकल हो, उनका सोशल वेलबींग हो, उन सारे एक्सपेक्ट को ध्यान में रखते हुए हमें पेशेंट के डेटा को कलेक्ट करना होता है। इनिशियल असेसमेंट इंक्लूड, इनिशियल स्टेटमेंट में हम क्या क्या चीजें इंक्लूड करते हैं। असेसिंग द क्लाइंट फिजिकल एंड द इमोशनल स्टेट, असेस करते हैं क्लाइंट का अपने फिजिकल असेसमेंट को और इमोशनल स्टेटस को जानने की कोशिश करते हैं कि फिजिकली पेशेंट कितना अच्छा है, कितना अच्छे से काम कर पा रहा है, कितने अच्छे से अपनी बॉडी का मूवमेंट कर रहा है, उसके रिफ्लेक्सेस को चेक करेंगे। इसी के साथ साथ उनका इमोशनल लेवल को भी चेक करते हैं कि डिजीज में पेशेंट जो जिस भी बीमारी में है उसको लेकर वो कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है, डिप्रेशन में तो नहीं है, एंजाइटी तो नहीं है पेशेंट को, उन सारी इमोशनल वेलनेस को भी पेशेंट की फाइंड आउट करते हैं। आइडेंटिफाइंग हेल्थ पैटर्न्स दैट आर प्रॉब्लमेटिक और एट रिस्क, ऐसी प्रॉब्लम को, ऐसे हेल्थ पैटर्न्स को फाइंड आउट करेंगे जो कि पेशेंट की प्रॉब्लम से रिलेटेड होंगी या फिर रिस्क की उनमें चांसेस हो सकती है।
गैदर करेंगे बेसलाइन डाटा फॉर फ्यूचर कंपैरिजन। आज जो भी पेशेंट अभी हमारे हॉस्पिटल में आया है तो उसको कंपेयर इन फ्यूचर करते हुए हम पेशेंट का एक डाटा कलेक्ट करते हैं। जो भी हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, नर्सिंग इंटरवेंशन दे रहे हैं, तो ये हम चेक कर पाए उस नर्सिंग केयर को प्रोवाइड करते हुए कि पेशेंट की हेल्थ में कितना प्रोग्रेस हुआ है। लेवल ऑफ प्रोग्रेस को फाइंड आउट करने के लिए हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, जिससे आने वाले टाइम में जो भी फ्यूचर में उसकी हेल्थ में चेंजेस हो, जो भी इंप्रूवमेंट हो, हम उसको एनालाइज कर पाए। आइडेंटिफाइंग द क्लाइंट्स स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस। इसी के साथ साथ हम इनिशियल असेसमेंट में ये भी इंक्लूड करते हैं कि पेशेंट की जो भी स्ट्रेंथ है, कितना पेशेंट स्ट्रेंथन है, कितना पेशेंट अच्छा है, और किन किन चीजों में पेशेंट वीक है, किस डिजीज कंडीशन को, किस अपनी प्रॉब्लम को वो अच्छे से डील कर पा रहा है, किसमें वो नहीं कर पा रहा है, क्या क्या उसे एंजाइटी है अपनी कंडीशन को लेके, या फिर जो भी हम ट्रीटमेंट प्लान को बना रहे हैं उसको लेके वो डर रहा है। सर्जरी होने जा रही है लेकिन पेशेंट को डर है कि अरे मेरा सर्जरी होगा, मेरा क्या होगा, मैं ठीक हो भी पाऊंगा या नहीं। तो इन एंजाइटी वगैरह को डायग्नोस करने के लिए इनिशियल स्टेज में ही हम असेसमेंट मेड करते हैं, उसी के थ्रू हम आगे केयर को प्लान को अपना बना पाएंगे। डेवलपिंग अ प्लान फॉर द ऑन गोइंग असेसमेंट एंड द केयर। डेवलप करते हैं ऑन गोइंग प्लान को, मतलब स्टार्टिंग से ही इन द बिगनिंग ऑन गोइंग जो भी केयर है पेशेंट को कंटिन्यूअस में मिलती रहे। असेसमेंट एंड द केयर ऑन गोइंग लेवल में, कंटिन्यूअस लेवल में पेशेंट को जो भी केयर ट्रीटमेंट मिल रहा है वो मिलता रहे। सेकंड वन इज फोकस असेसमेंट। फोकस का मतलब ये ध्यान में रखते हुए पेशेंट सेंटर जो भी केयर हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी असेसमेंट कर रहे हैं, डेटा कलेक्शन कर रहे हैं, वो ध्यान में रखना है। केयरफुली जो भी हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं केयरफुल वे में करना है कि पेशेंट की हेल्थ के ही रिगार्डिंग जो भी डेटा है, एक्चुअल जो भी डेटा है, जो भी साइंटिफिक डेटा है, आइडियल फैक्ट बेस्ड जो डाटा है वही कलेक्ट करें। दिस इज एन डेली असेसमेंट। अभी इनिशियल असेसमेंट में क्या होता है कि जब पेशेंट एडमिट होता है उसके बाद में हम डेटा कलेक्ट करते हैं, लेकिन फोकस असेसमेंट इंक्लूड करता है एडमिशन के बाद का जो भी कंटिन्यूअस फॉर्म में जो हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट होता है, डेली रूटीन में जो पेशेंट का डेटा हम कलेक्ट करते हैं वो आता है फोकस असेसमेंट के अंदर। So this is an daily assessment done by the nursing personnel on admitted client। जो भी admitted client है नर्सेस के थ्रू उस असेसमेंट को मेड करते हैं। इट इज एन इंटीग्रेटेड प्रोसेस, ये एक जुड़ा हुआ प्रोसेस होता है दैट इज पार्ट ऑफ द नर्सिंग केयर, जो कि एक नर्सिंग केयर का पार्ट है जो डेली रूटीन में डेली बेसिस पे हम इन्वेस्टिगेशन को मेड कर रहे हैं। इन दिस असेसमेंट, इस असेसमेंट में क्या करते हैं नर्सेस में आइडेंटिफाई न्यू ओवरलुक्ड एंड मिसडायग्नोस्ड प्रॉब्लम। इनिशियल असेसमेंट में जो भी चीजें रह जाती हैं या फिर किसी भी वजह से वो चीजें डायग्नोज नहीं हो पाती हैं, पेशेंट की कंडीशन के बारे में नहीं पता चलता है, तो इस वाले फोकस असेसमेंट में हम क्या कर सकते हैं, केयरफुली ऑब्जर्व कर सकते हैं पेशेंट की कंडीशन को, आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि क्या प्रॉब्लम है, पेशेंट कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है, ओवरलुक्ड कर पाएंगे उन पार्ट के ऊपर, पेशेंट की उन वीकनेसेस के ऊपर जिसमें वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, जिसमें वीकनेस है, मिसडायग्नोज जो भी चीजें डायग्नोज नहीं हो पाई हैं, फोकस असेसमेंट के चलते हम उन प्रॉब्लम को भी दोबारा से डायग्नोज कर सकते हैं, जिससे हम इफेक्टिव केयर पेशेंट को प्रोवाइड कर पाए टाइमली। नेक्स्ट बात करेंगे फोकस असेसमेंट concentrate on the collecting data about a specific problem already identified। फोकस असेसमेंट मदद करता है जो भी प्रॉब्लम हम पेशेंट की पहले से आइडेंटिफाई कर पाए हैं उसी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करता है कि किस किस तरीके से किस किस मेथड का यूज करते हुए पेशेंट को हम इफेक्टिव लेवल ऑफ केयर प्रोवाइड करें। नर्सेस कंटिन्यूसली इवेल्युएट द पेशेंट स्टेटस, और इसमें फोकस असेसमेंट में नर्सेस क्या करती है, प्रॉपर एक कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन को मेट करती है पेशेंट की हेल्थ के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल अ नर्स कैरिंग अ हेड इंजरी पेशेंट, नर्स के पास एक ऐसा पेशेंट है जिसको वो केयर प्रोवाइड कर रही हैं, हेड इंजरी का पेशेंट है, विल फोकस ऑन द ग्लाइकोमा स्केल, GCS ग्लाइकोमा स्केल न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है टू असेस द पेशेंट न्यूरोलॉजिकल स्टेटस, न्यूरोलॉजिकल रिस्पॉन्स पेशेंट की, अगर कोई हेड इंजरी हुई है तो पेशेंट का ब्रेन कितना एक्टिव है, कितने फॉर्म में वो रिस्पॉन्स कर पा रहा है, उसको डायग्नोज करने के लिए ग्लाइकोमा स्केल का यूज किया जाता है। दिस टाइप ऑफ असेसमेंट इज ऑल्सो नोन एज प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट, जो क्या कहलाता है, प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट कहलाता है। फोकस असेसमेंट को प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ग्लाइकोमा स्केल की हमने बात करी तो ये क्या होता है, पेशेंट का अवेयरनेस चेक करने के लिए करते हैं, न्यूरोलॉजिकल जो भी डैमेज हुआ है, पेशेंट की हेड इंजरी हुई है, तो हेड इंजरी जब हुई है, जब पेशेंट एडमिट हुआ है तो सबसे पहले तो उसका जो भी इंजरी हुई है उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद में जो भी इंजरी है उसकी ड्रेसिंग करने के बाद में, वो पेन किलर देने के बाद में फिर हम ग्लाइकोमा स्केल का यूज करते हैं फोकस असेसमेंट में। क्यों करते हैं, इसका जो नॉर्मल स्कोरिंग होता है 3 to 15 होता है, कितना होता है 3 to 15।
इसमें क्या क्या चीजें देखते हैं, पेशेंट की आई मूवमेंट को देखेंगे, पेशेंट की स्पीच को देखेंगे, स्पीच को लेके वो कैसा रिस्पॉन्स कर रहे हैं, मोटर एक्टिविटी को पेशेंट की एनालाइज करेंगे। मोटर एक्टिविटी में क्या करते हैं, अगर हम बोलते हैं पेशेंट को कोई भी रिस्पॉन्स करने के लिए, अगर वो हमारी कमांड को ओबे कर रहा है तो हम उसे 6 रेटिंग देंगे। अगर लोकलाइज पेन है और किसी वजह से वो एक काम को अपनी ऊपर रेज नहीं कर पा रहा है तो हम उसे 5 देंगे मार्किंग। एंड द विथड्रॉज पेन, अगर पेन है तो उसकी वजह से विथड्रॉल कर रहा है, बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रहा, तो 4 हम उसे स्कोर देंगे। थर्ड में क्या करते हैं, डिकोरेट। डिकोरेट का मतलब होता है हेड इंजरी के बाद में जो पेशेंट के जो कंप्लीटली जो रिफ्लेक्सेस होते हैं, पेशेंट क्या कंप्लीटली लाई डाउन है, बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, जो भी हम कमांड दे रहे हैं उसके बारे में पेशेंट बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, जो भी रिफ्लेक्सेस है उसके बिल्कुल ही विथड्रॉल हो चुके हैं। नेक्स्ट है उसमें सेकंड स्कोर हम उसे प्रोवाइड करेंगे। और लास्ट वन है 1 स्कोरिंग तब देंगे जब पेशेंट बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होगा। नेक्स्ट है स्पीच में हम कैसे देखते हैं, अलर्ट एंड ओरिएंटेड देखते हैं कि पेशेंट हम जो भी बोल रहे हैं उसको अच्छे से सुन रहा है, जैसे डे के बारे में पता है, टाइम के बारे में पता है, लोकेशन के बारे में पता है कि हाँ मैं हॉस्पिटल में एडमिटेड हूँ, तो ये शो करेगा कि पेशेंट क्या है, अलर्ट है और अपनी सराउंडिंग से ओरिएंटेड है। फोर्थ सब देंगे कंफ्यूज, जो पेशेंट क्या है कंफ्यूज है, वो समझ ही नहीं पा रहा है कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, मैं घर पे हूँ, या फिर मैं यहाँ कैसे आया, मेरे साथ क्या हुआ, तो पहले की बातों के बारे में उसे नहीं याद है, तब उसे 4 स्कोरिंग देंगे। इनएप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स, अगर कोई भी रिस्पॉन्स दे रहा है तो इनएप्रोप्रिएट दे रहा है, अगर हम उससे कह रहे हैं कि मेरा नाम बताओ तो अपने फैमिली मेंबर को ना पहचानते वो कुछ और ही बता रहा है, उसे ध्यान ही नहीं आ रहा कि ये जो मेरा फैमिली मेंबर है ये कौन है, तो इनएप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स कभी कभार पेशेंट देगा। या फिर इनकॉम्प्रिहेंसिबल, बिल्कुल इररिलेवेंट रिस्पॉन्स दे रहा है या फिर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है। आई मूवमेंट को चेक करने के लिए क्या करते हैं, स्पॉन्टेनियस, अगर हम आई मूवमेंट के बारे में देखें तो एकदम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन देगा, अलर्ट मूवमेंट वाला एक्शन देगा। सेकंड में टू स्पीच, अगर हम उससे कुछ बोल रहे हैं तो आई मूवमेंट कर रहा है, समझ रहा है, आंखों को देखो और बोल भी रहा है। टू पेन, पेन को लेकर वो कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है, क्राइनेस है, रो रहा है या फिर नहीं रो रहा, टीयरिंग फॉर्मेशन हो रही है नहीं हो रही, ये देखते हैं। या फिर आई में कोई भी रिस्पॉन्स नहीं, आई मूवमेंट ही नहीं है, ना ही आंखें खुली हुई है, ना ही आंखें क्या है पूरी तरीके से बंद, जो पेशेंट अनकॉन्शियस स्टेट में पहुंच चुका है। तो ये ग्लाइकोमा स्केल के बारे में है। नेक्स्ट हम देखेंगे थर्ड टाइप ऑफ नर्सिंग असेसमेंट। तो इमरजेंसी असेसमेंट क्या होता है, इमरजेंसी का मतलब ही है क्रिटिकल कंडीशन में कैसे हम असेसमेंट करेंगे। दिस टाइप ऑफ असेसमेंट इज डन व्हेन अ क्लाइंट एक्सपीरियंस अ सडन फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल क्राइसिस, जब भी सडन वे में अचानक में ऐसी कंडीशन अराइज हो जाती है, जब भी जो क्लाइंट है वो एक्सपीरियंस करता है सडन फिजियोलॉजिकल एंड द साइकोलॉजिकल क्राइसिस, अपनी बॉडी में फंक्शनिंग में कुछ भी चेंजेस फिजिकल फॉर्म में देखेगा, साइकोलॉजिकल फॉर्म में देखेगा कि उसके अंदर एक क्राइसिस, एक ऐसी परेशानी क्रिएट हो गई है सडनली, जिसमें हमें क्या करना है, इमरजेंसी कंडीशन है उसमें तुरंत इंटरवेंशन को हमें पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। इट्स पर्पस इज टू क्विकली आइडेंटिफाई लाइफ थ्रेटनिंग, जो भी इमरजेंसी कंडीशनिंग होती है लाइफ थ्रेटनिंग होती है, पेशेंट की लाइफ को मतलब कि उनको डेथ, ऐसी कंडीशन, ऐसे केसेस होते हैं जिनकी वजह से पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। ऐसे लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम होती है दैट रिक्वायर्ड इमीडिएट अटेंशन, जिनमें हमें इमीडिएटली एक्शन लेने की नीड होती है, तुरंत हमें जो भी केयर है पेशेंट को एट दैट टाइम मोमेंट हमें प्रोवाइड करना होता है। फॉर एग्जाम्पल ऑफ द सिचुएशन दैट रिक्वायर इमरजेंसी असेसमेंट इंक्लूड कार्डियक अरेस्ट, कोई भी पेशेंट है इसको स्ट्रोक हो गया है, हार्ट फेलियर हो गया, तो वो कैसा कंडीशन है, इमरजेंसी कंडीशन है। सीवियर ब्लीडिंग, बहुत तेज पेशेंट को ब्लीडिंग हो रहा है, अगर ब्लड बहुत ज्यादा लॉस होगा तो पेशेंट की डेथ हो सकती है। इसी के साथ साथ पॉइजनिंग कोई पेशेंट है तो उसमें भी हमें ये क्या है, इमरजेंसी की कंडीशन है, हाई अलर्ट है, हमें इमीडिएट पेशेंट को केयर प्रोवाइड करना है। सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो गया, कोई मेडिकेशन हमने प्रोवाइड करी जिसका ड्रग इंटरेक्शन की वजह से स्किन में, पेशेंट की बॉडी में रैशेस हो गए, तो उसमें भी हमें केयर प्रोवाइड करना है, इमीडिएट एक्शन लेना है। सडन ड्रॉप ऑफ द बीपी, पेशेंट का ब्लड प्रेशर कैसा हो गया, एकदम से ड्रॉप हो गया, तो उसमें भी क्या करना है, हमें इंटरवेंशन का यूज करना है, मेडिकेशन प्रोवाइड करनी है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वगैरह हम स्टार्ट कर सकते हैं जिससे पेशेंट का जो बीपी है हम उसको नॉर्मलाइज कर पाए। इमरजेंसी असेसमेंट इज रैपिड एंड फोकस्ड evaluation that help healthcare professional too। इमरजेंसी असेसमेंट जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं उन्हें रैपिड एंड फोकस्ड इवैल्यूएशन करने में हेल्प करता है। कैसे, वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम है, उन्हें किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से पेशेंट को डील करना है। प्रोवाइड इमीडिएट इंटरवेंशन,
कैसे वो एकदम से अगर कोई सडन इमरजेंसी की कंडीशन आ गई तो वो कैसे अच्छे फॉर्म में पेशेंट को डील कर सकते हैं और कौन सा इंटरवेंशन यूज कर सकते हैं जिससे वो पेशेंट की लाइफ को सेव कर पाए। स्टेबलाइज द क्लाइंट, जिससे पेशेंट का जो कंडीशन है उसको स्टेबलाइज, उसको नॉर्मलाइज कर पाए। प्रिवेंट फर्दर कॉम्प्लिकेशन और द हार्म, और ऐसे कंडीशन उन्हें सीखने को मिलता है जिससे आगे की कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना हो, आगे के कॉजेज को वो प्रिवेंट कर पाए, उसको बचा पाए। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ असेसमेंट। वो फोर्थ टाइप है जो लास्ट है, लास्ट फेज होती है ये, जिसको रीअसेसमेंट भी बोलते हैं या फिर फॉलो अप केयर भी बोलेंगे। फॉलो अप, मेडिकल टर्म में फॉलो अप बोलते हैं। So this type of assessment is done at a later time, such as a several weeks or month after the initial assessment. Initial assessment के बाद में, बहुत सारे हफ्तों के बाद में, बहुत सारे या एक मंथ के बाद में हम क्या करते हैं, फॉलोअप के लिए पेशेंट को बुलाते हैं, उनकी हेल्थ को चेक करने के लिए कि जो भी प्रोग्रेस लेवल हुआ है, पेशेंट ठीक है या फिर नहीं ठीक है। Its purpose is to compare the client's current health status to their baseline data. इसका पर्पस यही होता है कि हम पेशेंट की करंट हेल्थ स्टेटस को देखें, बेसलाइन डेटा के साथ में कंपैरिजन को मेड करें। जब भी पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था तब उसकी क्या प्रॉब्लम थी, और अब जब हम उसे अब जब लास्ट में फॉलोअप में जो पेशेंट हमारे पास आया है तब उसकी हेल्थ में कितना इंप्रूवमेंट हुआ है, कितना लेवल ऑफ प्रोग्रेस उसको हुआ है, तो वो चीजों को कंपैरिजन करने के लिए ही हम पेशेंट को फॉलोअप के लिए बुलाते हो, तब हम इसमें डेटा को कलेक्ट करेंगे। रीअसेसमेंट इज द टिपिकली डन ड्यूरिंग द फॉलोअप विजिट। रीअसेसमेंट कब करते हैं, जब भी हम फॉलोअप पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर रहे होते हैं। दिस टाइप ऑफ असेसमेंट इज लेस कॉम्प्रिहेंसिव देन द इनिशियल स्टेज। इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लेवल में, हम बहुत ज्यादा डीप नहीं जाते हैं। इनिशियल स्टेज में जैसे जैसे हम पेशेंट की हर एक एरिया को, हर एक एस्पेक्ट को एनालाइज कर रहे होते हैं, तो ये इतना कॉम्प्रिहेंसिव नहीं होता है। इट हेल्प्स अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल टू इवेलुएट द क्लाइंट प्रोग्रेस। ये जो लास्ट में जो फॉलो अप असेसमेंट है, ये मदद करता है इवेलुएट करने की क्लाइंट के प्रोग्रेस लेवल को जानने के लिए। आइडेंटिफाई एनी चेंजेस और कंसर्न, आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कोई भी चेंजेस पेशेंट की बॉडी में अराइज हुआ है या फिर नहीं, या उसको लेके हमें कंसर्न करना है। अगर उसके हमने प्रोग्रेस लेवल को चेक कर लिया तो कहाँ पे कौन सा एरिया है जिसमें हमें काम करना है, कंसर्न दिखाना है। एडजस्ट द केयर प्लान एज नीडेड, और एडजस्ट करेंगे केयर प्लान को जैसे जैसे हमें नीड होगी। अगर कोई भी हमें नर्सिंग केयर डिलीवरी सिस्टम में चेंजेस करना है, डिसीजन जो हमने मेक करा है उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ भी चेंजेस लेकर आना है, तो इसकी हेल्प से हम कर सकते हैं फॉलो अप केयर में। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ द असेसमेंट। असेसमेंट में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स का मतलब होता है पार्ट्स। कुछ कुछ पार्ट को मिला के हम पेशेंट का असेसमेंट मेक कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑब्जर्वेशन ऑफ द पेशेंट, पेशेंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, प्लस इंटरव्यू ले रहे हैं पेशेंट और फैमिली मेंबर से। इसी के साथ साथ हम एग्जामिनेशन भी, फिजिकल एग्जामिनेशन पेशेंट का मेड कर रहे हैं, देन रिव्यू कर रहे हैं जो भी उसका पहले का मेडिकल रिकॉर्ड है उसको। तो कंपोनेंट्स कितने टाइप के होते हैं, कलेक्टिंग डाटा, ऑर्गेनाइजिंग डाटा, वैलिडेटिंग डाटा एंड द रिकॉर्डिंग डाटा। कंपोनेंट ऑफ असेसमेंट में क्या कुछ कलेक्शन ऑफ डेटा होते हैं जिनको हम एनालाइज करते हैं, कलेक्टिंग डाटा, ऑर्गेनाइजिंग डाटा, वैलिडेटिंग डाटा एंड द रिकॉर्डिंग डाटा। कलेक्टिंग डाटा के बारे में देखेंगे क्या होता है। कलेक्टिंग डेटा इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट हेल्थ स्टेटस। जो भी डाटा हम कलेक्ट करते हैं वो कैसा होता है, पेशेंट की हेल्थ के अकॉर्डिंग ही हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें गैदर करते हैं इंफॉर्मेशन क्लाइंट की हेल्थ के रिगार्डिंग। इट इंक्लूड द नर्सिंग हेल्थ हिस्ट्री। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, पेशेंट की हेल्थ हिस्ट्री के बारे में जो नर्सेज होती हैं वो डेटा को कलेक्ट करती हैं। फिजिकल असेसमेंट को फिजिकल चेकअप करेंगी पेशेंट का। फिजिशियन हिस्ट्री, फिजिशियन इसी के साथ नर्सेज अपना नर्सिंग जो भी असेसमेंट है वो मेड करें। इसी के साथ साथ डॉक्टर अपनी पेशेंट की जो भी चीफ कंप्लेंट है उसको एनालाइज कर रहे हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन, जो भी फिजिशियन है वो एग्जामिनेशन को मेड कर रहे हैं। लेबोरेटरी जो भी डायग्नोस्टिक टेस्ट है उनको इवेलुएट करते हैं। डेटा कलेक्शन मस्ट बी सिस्टमिक एंड द कंटिन्यूअस। डेटा कलेक्शन कैसा एक प्रोसेस होता है, ये सिस्टमिक है, सिस्टम बाय सिस्टम। जो भी फिजिकल एग्जामिनेशन पेशेंट का कर रहे हैं वो सिस्टम बाय सिस्टम करते हैं और कंटिन्यूअस फॉर्म में, लगातार फॉर्म में करते हैं। जो भी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो एक्यूरेट होना चाहिए। डेटा कलेक्टेड शुड बी रेलेवेंट। जो भी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो रेलेवेंसी के साथ में, इररेलेवेंट डेटा को कलेक्ट नहीं करना। जिस भी एक्चुअल प्रॉब्लम के साथ में पेशेंट आया है उसी से रिगार्डिंग ही हमें पेशेंट की हेल्थ को चेक करना है, और जिसमें हम एक्चुअल पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम को पेशेंट की डायग्नोस करते हैं। एक्चुअल मतलब जिस प्रॉब्लम के साथ में पेशेंट आया है उसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए
हम इंटरवेंशन को मीट करेंगे। डाटा कलेक्टेड शुड बी कंप्लीट एंड द एक्यूरेट, जो भी डाटा हमने कलेक्ट करा है वो कंप्लीट फॉर्म में होना चाहिए, कंसाइज और रेलेवेंसी के साथ में होना चाहिए और एक्यूरेट होना चाहिए, एकदम सटीक डाटा होना चाहिए। कुछ भी इररेलेवेंट डेटा को हमें रिकॉर्ड नहीं करना है, पेशेंट की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए ही जितना इंपॉर्टेंट डेटा है हमें उसे ही रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप ऑफ डेटा कलेक्शन। कलेक्टेड डेटा में क्या क्या टाइप्स हैं, किसके थ्रू हम पेशेंट का डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो दो टाइप है जिसमें पेशेंट का डाटा कलेक्ट करा जाता है, पहला है सब्जेक्टिव, दूसरा है ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मतलब जो पेशेंट से आ रहा है डेटा, और ऑब्जेक्टिव का मतलब कोई उनकी हेल्थ केयर जो भी साथ में उनको केयर गिवर हैं उनके थ्रू जो हमें इंफॉर्मेशन गैदर हो रही। तो सब्जेक्टिव डेटा रेफर्स टू द क्लाइंट्स पर्सनल एक्सपीरियंस एंड द फीलिंग। सब्जेक्टिव डाटा पेशेंट बता रहा है वो क्या फील कर रहा है, उसे क्या प्रॉब्लम लग रही है, उसी के अकॉर्डिंग जो भी नर्सेज हैं पेशेंट से वन हैंड डेटा को कलेक्ट करती है। जैसा भी पेशेंट फील कर रहा है, उसे पेन फील हो रहा है, उसे एंजाइटी फील हो रही है, इमोशनली पेशेंट डिस्टर्ब है, उसे एंजाइटी हो रही है, ब्रीथलेसनेस हो रहा है, जो भी उसे अपनी बॉडी में सिम्टम फील हो रहा है वो डायरेक्ट क्या करेगा, नर्स को बताएगा कि सिस्टर मुझे ये वाला प्रॉब्लम हो रहा है। डिस्क्राइब इन देयर ओन वर्ड, जो भी प्रॉब्लम होगी वो अपने शब्दों में नर्स को समझाएगा। फॉर एग्जाम्पल वो पेशेंट कह रहा है, पेशेंट की कंप्लेंट है, उन्हें ईचिंग है, पेन है, फीलिंग ऑफ वरी, उन्हें एंजाइटी हो रही है, नोजिया को वो फील कर रहा है। तो ये क्या है, फर्स्ट हैंड डेटा है, जो भी पेशेंट फील कर रहा है अपनी फीलिंग को, अपनी प्रॉब्लम को जो भी नर्स है उनके साथ में डायरेक्ट कम्युनिकेट करके बता रहे हैं। इसके लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, जिससे आप पेशेंट से जो भी उसकी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड डेटा को कलेक्ट कर पाए। ऑब्जेक्टिव डाटा क्या होता है? ऑब्जेक्टिव डाटा रेफर्स टू द ऑब्जर्वेबल एंड द मेजरेबल इंफॉर्मेशन। ये एक ऐसा डाटा होता है जो हम ऑब्जर्वेशन के ऊपर मेट करते हैं, एंड द मेजरेबल ऐसा डाटा जो कि वैलिडेट होता है, जिसको हम मेडिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हुए आइडेंटिफाई करते हैं, एक्यूरेट फॉर्म में लेते हैं कि जो भी डेटा हमारे पास आया है वो एक्यूरेट फॉर्म में है, मेजरेबल फॉर्म में है, क्वांटिटेटिव है या फिर नहीं। जो भी एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल पल्स रेट, पेशेंट को क्या है, ट्रैकीकार्डिया पेशेंट का जो भी पल्स रेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो हम ये कैसे मेजर कर पाएंगे? पल्स ऑक्सीमीटर के थ्रू हम देख पाएंगे कि पेशेंट का जो पल्स है वो कितना है, 120 बीट्स पर मिनट जा रहा है। अगर पेशेंट हाई ब्लड प्रेशर है, पेशेंट को हाइपरटेंशन है, तो पेशेंट का बीपी हम मेजर करेंगे कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर कितना है, 150/100 mm of Hg है। डायाफोरेसिस, पेशेंट को एंजाइटी हो रही तो उसे क्या है, स्वेटिंग फील करेगा पेशेंट, तो एक्सेसिव स्वेटिंग होगी पेशेंट को। येलो डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, अगर पेशेंट एनीमिक है या फिर उसे जॉइंटिस हुआ है तो हम उसको असिस्ट कर सकते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं कि जो पेशेंट का जो बॉडी है उसका स्किन कैसा है, येलो कलर का है। लेबोरेटरी टेस्ट रिकॉर्ड जो भी होते हैं वो कंफर्मेशन देते हैं कि पेशेंट किस डिजीज से सफर कर रहा है, उसको आइडेंटिफाई करने में मदद करता है, जो भी डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं वो। फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्टिव डेटा, पेशेंट आए हैं नर्स के पास में, मिस्टर एलेक्स कह रहे हैं कि आई एम वरीड अबाउट माई डिजीज, इनको डिजीज है, प्रोस्टेट कैंसर है, व्हाट विल बी माई फ्यूचर। पेशेंट क्या है, अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान है, और ये शो क्या कर रहा है, ऑटोमेटिकली एंजाइटी को दिखा रहा है, एंजाइटी को शो कर रहा है। तो नर्स ने अपनी ऑब्जर्वेशन के ऊपर जो भी डेटा को कलेक्ट करा है उसके थ्रू वो क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव डेटा को दे रहे हैं कि पेशेंट का आई कांटेक्ट कैसा है, बहुत ही पुअर है, बिल्कुल मतलब आई कांटेक्ट नहीं मेट कर पा रहे हैं पेशेंट, फेशियल एक्सप्रेशन से उनके लग रहा है कि उन्हें क्या है, एंजाइटी है, पेशेंट रेस्टलेसनेस फील कर रहा है, इसी के साथ साथ उनके जो हाथ हैं वो बहुत ही ज्यादा ठंडे हो पड़ गए हैं, और उनका जो फेस है उसका एक्सप्रेशन एकदम येलोइश कलर का हो गया है। तो ये सारा क्या है, सब्जेक्टिव एंड द ऑब्जेक्टिव डाटा। ऑब्जेक्टिव डाटा में जो भी नर्सेज जो हैं मेजरेबल डेटा को लिखती हैं, जो भी पेशेंट की कंडीशन पे दिख रहा होता है, उनकी बॉडी में जो भी चीजें शो हो रही होती हैं, और सब्जेक्टिव डाटा में पेशेंट अपनी फीलिंग के बारे में बता रहा होता है कि उनको कैसा फील हो रहा है, अपनी डिजीज को लेके वो कितना कंसर्न दिखा रहा है, तो वो डायरेक्ट अपनी प्रॉब्लम को नर्स के साथ में शेयर करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सोर्सेस ऑफ डाटा। सोर्सेस क्या होते हैं, किन किन चीजें हैं, कैसे कैसे कौन से सोर्सेस हैं जिनके थ्रू हम डेटा को कलेक्ट कर पाते हैं। तो पहला है प्राइमरी सोर्स, सेकंड है सेकेंडरी सोर्स। तो पहला है प्राइमरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स क्लाइंट इन द बेस्ट रिसोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अनलेस ही इज टू कंफ्यूज ही और शी प्रोवाइड डेटा। जैसे सब्जेक्टिव डेटा होता है वैसे ही प्राइमरी सोर्स होता है। प्राइमरी सोर्स मतलब एक हमें फर्स्ट हैंड डेटा मिल रहा है हमारे ही पेशेंट से, जो भी पेशेंट जिस भी प्रॉब्लम है वो अपने डायरेक्ट वे में अपने प्रॉब्लम को शेयर कर पा रहा है। प्राइमरी सोर्स क्लाइंट इज द बेस्ट सोर्स। ये कैसा है, एकदम बेस्ट सोर्स है, जो भी हमें डेटा एक्वायर होगा, रिलेवेंसी के साथ में होगा, इंफॉर्मेशन होगी, अनलेस एंड अनटिल जब तक पेशेंट हमारा कंफ्यूज नहीं है या फिर वो अनकॉन्शियस नहीं है। डेटा डायरेक्टली गैदर फ्रॉम द क्लाइंट यूजिंग इंटरव्यू एंड द फिजिकल एग्जामिनेशन। किस किस तरीके से प्राइमरी डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, इंटरव्यू लेके, पेशेंट से डायरेक्ट बात करके,
या फिर उनका फिजिकल एग्जामिनेशन लेके, तो हमें पता चल जाएगा कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, हम इसको अच्छे से उनकी चीफ कंप्लेंट को ले पाएंगे। सेकेंडरी सोर्सेज में क्या होता है, इसमें फैमिली एंड द सिग्निफिकेंट अदर्स, फैमिली मेंबर से हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, या फिर सिग्निफिकेंट अदर मतलब उनके कलीग्स हो गए, या फिर उनके जो भी प्राइमरी केयर गिवर है जो उन्हें बहुत ही ज्यादा अच्छे से जानते हैं, उनसे पेशेंट की हेल्थ के रिगार्डिंग हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। तो who knows the client well and supplement information provided by the client, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो पेशेंट को केयर दे रहा है और जो उन्हें सबसे ज्यादा अच्छे से जानता है, उसी से हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। दे आर द प्राइमरी सोर्स, वो क्या काम करते हैं इस जगह पे, जब पेशेंट अनकॉन्शियस है और अपनी कंडीशन के बारे में शेयर नहीं कर पा रहा है, तो वो एक प्राइमरी सोर्स कैसी कंडीशन में काम करेंगे इंफॉर्मेशन को देने के लिए। अगर पेशेंट मेंटली इल है, क्रिटिकली इल है, बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन में, क्रॉनिक कंडीशन में, हैंडीकैप्ड पेशेंट है, या फिर अनकॉन्शियस, पूरी तरीके से पेशेंट अवेयर ही नहीं है अपने सराउंडिंग से, तो उस कंडीशन में जो भी प्राइमरी सोर्स है उनके फ्रेंड्स या फिर उनके फैमिली मेंबर, तो हम उनसे डेटा को कलेक्ट करेंगे। इसी के साथ ही साथ जो हेल्थ केयर टीम होती है, ये भी सेकेंडरी सोर्स होती है जो भी पेशेंट की कंडीशन के बारे में बताती है। बहुत सारे एक्सपर्ट होते हैं जिनको पता होता है कि पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग जो भी डिजीज है तो वो किस तरीके से सफर कर रहा है, तो उस बार भी वो इन्फॉर्मेशन देने के लिए जो हेल्थ केयर वर्कर है, जो टीम है, वो सपोर्ट करती है। एवरी मेंबर ऑफ द हेल्थ केयर टीम इज पोटेंशियल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, हर एक इंसान जो है, हर एक वर्कर जो है, हर एक इंडिविजुअल जो भी काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज जो है, फैकल्टी जो है, वो एक बेस्ट सोर्स है पेशेंट को जो भी कंडीशन है उसके बारे में डेटा इंफॉर्मेशन देने के लिए। दे कैन आइडेंटिफाई एंड कम्युनिकेट डेटा एज वेल एज वेरीफाई इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो भी अदर हेल्थ केयर टीम मेंबर हैं, उसी के थ्रू जो भी पेशेंट की प्रॉब्लम है वो अच्छे से आइडेंटिफाई भी करेंगे, उनकी फाइंडिंग्स को जो भी प्रॉब्लम है उसको कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, और जो भी फाइंडिंग हमको मिली है उसको वेरीफाइड फॉर्म में चेक भी कर लेंगे कि जो भी इंफॉर्मेशन है अदर सोर्सेज से जो हमको मिला है वो रेलेवेंट है। जो हमें, अगर आप न्यू हैं तो आप ये देख पाएंगे कि जो भी हमने डेटा को कलेक्ट करा है वो रेलेवेंसी के साथ में है या फिर नहीं है। अगर कोई भी कहीं पे भी मिस्टेक आ रही है तो हम उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं और अपनी जो भी कमियां हैं उसमें इंप्रूवमेंट भी लेकर आ सकते हैं नर्सिंग केयर प्रोवाइड कराने के टाइम पे। मेडिकल रिकॉर्ड क्या होता है, पास्ट हेल्थ हिस्ट्री, पास्ट हेल्थ हिस्ट्री पेशेंट का आता है, इसमें प्रेजेंट हेल्थ हिस्ट्री आता है। तो जो भी मेडिकल रिकॉर्ड है हम उसमें पहले की हेल्थ हिस्ट्री के पेशेंट के बारे में जानेंगे। पास्ट हेल्थ हिस्ट्री, इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड ऑफ थेरेपी बाय अदर हेल्थ प्रोफेशनल, लेबोरेटरी रिकॉर्ड्स एंड मोर। बहुत सारी चीजें पास्ट हिस्ट्री में होती हैं कि पेशेंट इससे पहले किसी पेशेंट को तो कोई डिजीज नहीं था, उनको कोई इन्फेक्शन तो नहीं, इससे पहले तो वो कहीं एडमिट नहीं हुए थे, उनने क्या क्या मेडिकेशन लेकर रखी हुई, किस मेडिकेशन से उनको एलर्जी है, तो ये सारा पास्ट रिकॉर्ड के अंदर आता है। इससे पहले उनकी क्या क्या सर्जरी हो चुकी है, तो ये सारा हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं। दीज रिकॉर्ड प्रोवाइड एंड वेरीफाई द इन्फॉर्मेशन। ये रिकॉर्ड कैसे होते हैं, वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं। रिव्यू ऑफ द बुक्स, अपनी रिव्यू ऑफ द बुक, जो भी नर्सिंग फील्ड है इसमें हमें क्या करना चाहिए, अप टू डेट रहना चाहिए नॉलेज के साथ में। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी जो डेवलप हो रही है उसके बारे में हमें नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो रिव्यू ऑफ द बुक एंड द अप टू डेट नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नर्सेज। नर्सेज के लिए बहुत ही जरूरी है कि वो अपनी नॉलेज को, अपने जो भी एरिया है उसके बारे में वो अवेयर रहनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव डेटा रेफर्स टू ऑब्जर्वेबल एंड द मेजरेबल इंफॉर्मेशन। ऑब्जेक्टिव डेटा क्या करता है, हमें देता है एक ऑब्जर्वेशन के ऊपर जो भी हम डेटा को गैदर करते हैं वो, और मेजर फॉर्म में जो भी चीजों को हम मेजर कर रहे हैं उनके बारे में देता है। फॉर एग्जांपल पल्स रेट, बीपी रेट के बारे में चेक करेंगे, ब्लड प्रेशर के बारे में देखेंगे, पेशेंट का एक्सेसिव स्वेटिंग है डायफोरेसिस के लिए देखेंगे, पेशेंट का स्किन देखेंगे कि कैसा उनका स्किन का कलर है। लैबोरेटरी जितने भी टेस्ट हैं, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन को हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए चेक करते हैं। नेक्स्ट बात करें मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, किन किन मेथड का यूज करते हैं जिसके थ्रू हम डेटा को कलेक्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहले है ऑब्जर्वेशन। जब भी पेशेंट हमारे पास में आता है तो डेटा को कलेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन को मेट करते हैं, पूरी तरीके से पेशेंट की कंडीशन को ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्वेशन इन्वॉल्व कलेक्टिंग डेटा बाय यूजिंग द सेंस एंड द इंस्ट्रूमेंट। जो भी डेटा को कलेक्ट करें वो कैसे करें, अपने सेंसेस का यूज करते हैं। जो भी नर्सेस देख रही हैं, सुन रही हैं, जिस भी चीज के बारे में समझ पा रही हैं, उस चीज को लेके अपने सेंसेस का यूज करके पेशेंट के ऊपर ऑब्जर्वेशन को मेट करेंगे। एंड एज वेल एज इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, जैसे पल्स ऑक्सीमीटर हो गया, फिर बीपी हो गया, कार्डियो मॉनिटर हो गया, उसके थ्रू ऑब्जर्वेशन के ऊपर जो भी डेटा कलेक्ट करेंगे उसको मॉनिटर करते हैं। टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे टाइप दिए गए हैं, जैसे डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होता है, इनडायरेक्टली ऑब्जर्वेशन को मीट करते हैं, पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन है और नॉन पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन है। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, वॉचिंग द क्लाइंट्स बिहेवियर, मूवमेंट एंड द इंटरेक्शन। पेशेंट कैसे, क्लाइंट कैसे इंटरेक्ट कर पा रहा है,
कैसे वॉच कर रहा है पेशेंट, उनका बिहेवियर क्या है, वो कैसे कैसे मूवमेंट कर रहे हैं, इसके बारे में डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन को मेट करें। इनडायरेक्टली कैसे ऑब्जर्वेशन को मेट किया जाता है, रिव्यूइंग रिकॉर्ड, पहले के जो भी रिकॉर्ड है इनकी पोस्ट हिस्ट्री के बारे में देखते हैं। एंड अदर डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू द क्लाइंट, जो भी और डॉक्यूमेंट है पेशेंट की हिस्ट्री से रिलेटेड, पेशेंट की इंफॉर्मेशन से रिलेटेड इनडायरेक्ट वे में, तब हम ऑब्जर्वेशन को मेट कर पाते हैं। पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन क्या होता है? ऑब्जर्विंग द क्लाइंट व्हाइल पार्टिसिपेटिंग इन देयर हेल्थ केयर एक्टिविटीज। जब भी हम डायरेक्टली पेशेंट के साथ में उनको केयर प्रोवाइड करने के लिए डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्टली हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, तब पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन मेट होता है। नॉन पार्टिसिपेटिंग ऑब्जर्वेशन क्या होता है? ऑब्जर्विंग द क्लाइंट विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन देयर केयर ऑफ एक्टिविटी, बिना हम उनकी केयर एक्टिविटी में एंगेज हुए, बिना उसमें पार्टिसिपेट करें, हम पेशेंट को दूर से ही ऑब्जर्वेशन की स्टेट में रखते हैं। नेक्स्ट है इंटरव्यू। इंटरव्यू लेके भी डेटा को कलेक्ट किया जाता है। एंड इंटरव्यू इज एन प्लान, जो भी इंटरव्यू लेते हैं वो कैसा होता है? प्लान होता है, पर्पसफुल होता है, कम्युनिकेशन विद द क्लाइंट, जिसके थ्रू हम पेशेंट से क्या करते हैं? कम्युनिकेशन के वे में, कम्युनिकेशन का यूज करते हुए डेटा को कलेक्ट करते हैं। गेट इन्फॉर्मेशन, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, इवैल्यूएट चेंजेस, टीच और प्रोवाइड द सपोर्ट और काउंसलिंग। इंटरव्यू के थ्रू हम क्या करते हैं? पेशेंट को आइडेंटिफाई, उनकी प्रॉब्लम को कंफर्म करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं, जो भी अगर प्रॉब्लम से पेशेंट इमोशनली सफर कर रहा है तो उसे काउंसलिंग भी प्रोवाइड करते हैं, उन्हें सपोर्ट देते हैं। एग्जामिनेशन में क्या है? एग्जामिनेशन इन्वॉल्व सिस्टमिक डेटा। एग्जामिनेशन के थ्रू हम क्या करते हैं? सिस्टम बाय सिस्टम डेटा को कलेक्ट करते हैं पेशेंट की हेल्थ के रिगार्डिंग। टू डिटेक्ट हेल्थ प्रॉब्लम यूजिंग, उनकी हेल्थ प्रॉब्लम को डिटेक्ट करते हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट, उनको जो भी हेल्थ कंडीशन है, चीजों को हम क्या करेंगे? मेजर करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन टेक्निक का यूज करते हैं, लेबोरेटरी रिजल्ट को चेक करते हैं। टाइप्स ऑफ फिजिकल अप्रोचेस क्या क्या होते हैं? सिफेलोकॉर्डल अप्रोच, इसमें क्या करते हैं? सिस्टमिक एक क्या है? हम डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, हेड टू टो बॉडी जो है पेशेंट की उसको मेजर करते हैं, पीडियाट्रिक में करते हैं ये। बॉडी सिस्टम अप्रोच क्या होता है? एग्जामिनेशन ऑल ओवर द बॉडी, पेशेंट की पूरी बॉडी के बारे में चेक कर रहे हैं। रिव्यू ऑफ सिस्टम अप्रोच, एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ अफेक्टेड, अगर पेशेंट का जो भी सिस्टम पर्टिकुलर एरिया अफेक्ट हुआ है उसको हम मॉनिटर करेंगे, उसको हम चेक करते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग डेटा, और डाटा को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, जो भी कलेक्टेड डेटा है उसको। टू ऑपरेट डेटा सिस्टमेटिकली, सबसे पहले हमें डेटा को सिस्टम वे में हमें गैदर करना जरूरी है। अ प्रोफेशनल नर्स यूज एन ऑर्गेनाइज्ड असेसमेंट फ्रेमवर्क, जिसके थ्रू एक फ्रेमवर्क जो नर्सेस हैं वो बना पाती हैं अपने आगे के डायग्नोसिस को प्लान करने के लिए। मैनी फ्रेमवर्क्स आर अवेलेबल टू फैसिलिटेट द सिस्टमिक कलेक्शन एंड द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द असेसमेंट डेटा। ये जो फ्रेमवर्क होता है ये प्रोवाइड करता है नर्सेस को सिस्टमिक वे में डेटा को कलेक्ट करने के लिए और उसको डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए भी। थर्ड वन इज वैलिडेटिंग डाटा। वैलिडेट का मतलब होता है जो भी डेटा हमने कलेक्ट करा ये हमें मेजरेबल फॉर्म में होना चाहिए और इसको क्रॉस चेकिंग के वे में हम कंफर्म करते हैं। वैलिडेशन मींस क्रॉस चेकिंग, जो भी डेटा कलेक्ट करा है उसको क्रॉस चेक करना है। द कलेक्टेड इंफॉर्मेशन टू इंश्योर एक्यूरेसी, जिससे हम जो भी पेशेंट डाटा है वो एक्यूरेट फॉर्म में और एक्यूरेसी के फॉर्म में हम कलेक्ट कर पाए। वैलिडेशन ऑफ कलेक्टेड डेटा कैन बी डन बाय, कैसे कैसे हम वैलिडेशन डाटा को कर सकते हैं? रीचेकिंग करके, रीचेकिंग द कलेक्टेड डेटा, जो भी डाटा हमने कलेक्ट करा उसको दोबारा से चेक करके। वेरीफाइंग मेजरमेंट, जो भी हमने अगर पेशेंट का हमने पल्स रेट चेक करा है और उसे ट्रैकीकार्डिया लग रहा है तो हम दोबारा से उसकी पल्स को चेक करेंगे कंफर्मेशन करने के लिए कि क्या वाकई में पेशेंट की जो पल्स रेट है वो हाई है। एसजीबीपी के बारे में अगर बहुत ज्यादा हाई बीपी मिल रहा है तो दोबारा किसी और इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हुए, दूसरे इस जो भी मॉनिटर है उसका यूज करते हुए पेशेंट का बीपी चेक करेंगे। such as the checking pulse rate from the extremity and the measuring blood pressure from the both arm, दोनों ही आर्म से पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक करें। एक आर्म में बहुत ज्यादा आ रहा है तो हम पेशेंट की पोजीशन को भी चेक करते हुए सिटिंग पोजीशन में पेशेंट का बीपी मेजर कर रहे हैं तो उसमें हाई आ रहा है तो लाइन पोजीशन में चेक करेंगे पेशेंट का बीपी कितना आ रहा है। तो ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो भी डेटा है वो वैलिडेट फॉर्म में हो, जिससे कोई भी मेडिकेशन देने से पहले हम चेक कर पाए कि क्या बाकी में पेशेंट को ये कंडीशन, ये डिजीज है या फिर नहीं है। कंफर्मिंग सब्जेक्टिव डेटा थ्रूली ऑब्जेक्टिव डाटा, ऑब्जेक्टिव जो भी सब्जेक्टिव डेटा हमने गैदर करा उसको ऑब्जेक्टिव डेटा के थ्रू हम एनालाइज और कंफर्म कर पाए। रीचेकिंग डेटा दैट इज एक्सट्रीमली abnormal such as the measuring the body weight of a newborn infant using two different scale, तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हुए हम क्या करते हैं? रीचेक करते हैं डेटा को। एक तो होता है अगर हम पेशेंट के डेटा को चेक कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं पेशेंट के ऊपर कि अगर बीपी बहुत ज्यादा आ रहा है तो हम क्या करें? दोनों आर्म का यूज करते हुए पेशेंट का बीपी चेक करें या फिर पोजीशन को चेंज करते हुए चेक कर रहे हैं।
एक होता है कि आप जो है एक इंस्ट्रूमेंट, एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज करा, उसमें उसके थ्रू जो भी रीडिंग है वो गलत आ रही, तो आप दूसरे इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हुए भी वो रीडिंग को करें, ताकि कंफर्म कर पाए कि जो भी डेटा है पेशेंट की, जो भी हेल्थ है, उसे कंफर्म वे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमें मिल सकती है। क्लैरिफाइंग एनी एम्बिगियस स्टेटमेंट, एम्बिगियस का मतलब होता है कोई भी कंफ्यूजन ना हो, कि पेशेंट ने कुछ कहा, हमने कुछ और सुना, तो इसकी वजह से कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, जो भी बैरियर, एरर कोई भी ना आए पेशेंट को केयर प्रोवाइड करने के टाइम पे। आस्किंग अनदर एक्सपर्ट, किसी और हेल्थ केयर प्रोफेशनल से पूछना, उनकी हेल्प लेना कि पेशेंट हमारा इस कंडीशन से सफर कर रहा है, क्या उसको ये वाला ट्रीटमेंट देना सही रहेगा या फिर नहीं, उनसे कंसल्ट करके हम क्या करते हैं, टू कलेक्ट द सेम डेटा, उनसे भी कहते हैं कि आप सिस्टर चेक करिए कि आपको कितना बीपी मिल रहा है, सिस्टर आप चेक करिए कि उनकी हेल्थ स्टेटस में आपको कैसा लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल सच एज कंसल्टिंग अ फिजिशियन और एक्सपीरियंस नर्सेज वाइल ग्रेडिंग अ प्रेशर अल्सर, जब भी नर्सेज क्या करिए, प्रेशर अल्सर को चेक करिए, उस टाइम पे उनसे कहना है अदर हेल्थ केयर एक्सपर्ट से कि वो भी क्या करें, उस डेटा को चेक करें। रिकॉर्डिंग डाटा, टू कंप्लीट द असेसमेंट phase of the nursing process, recording and the documentation are the crucial। ये लास्ट स्टेप है डॉक्यूमेंटेशन का, असेसमेंट का, जिसमें हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करते हैं कंप्लीटली पेशेंट का, नर्सिंग प्रोसेस को बनाते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। ये क्या है, क्रूशियल स्टेप है, यानी कि इंपॉर्टेंट है। द रिकॉर्डिंग ऑफ द कलेक्टेड डेटा शुड बी डन सिस्टमेटिकली, जो भी हमने डेटा को रिकॉर्ड करा है, अरेंज करा है, ये सिस्टम वाइज होना चाहिए। इट कैन बी डन आइदर ऑन अ स्टैंडर्डाइज्ड रिकॉर्ड और अ कंप्यूटराइज्ड असेसमेंट रिकॉर्ड डिपेंडिंग ऑन अ हॉस्पिटल पॉलिसी, जो भी हॉस्पिटल की पॉलिसी है उसके ऊपर, उसी के बेस्ड पे हमें डेटा को रिकॉर्ड करना है, क्या चाहे वो हैंडमेड वे में हो हॉस्पिटल की पॉलिसी या फिर कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में हो। पर्पस क्या है डॉक्यूमेंटेशन का, एस्टेब्लिश अ बेसिस फॉर द प्लानिंग एंड द वैलिडेटिंग प्रोपोज्ड डायग्नोसिस, जो भी डेटा हमने कलेक्ट करा है उसे हम रिकॉर्ड इसलिए करते हैं वैलिडेट करने के लिए, आगे के लिए प्लानिंग को मेड करने के लिए। एक्ट एज अ सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन, जो भी डेटा हमने कलेक्ट करा, डॉक्यूमेंटेशन करा, जो आगे के लिए सोर्स का एक काम करेगा, रिसोर्स जैसे सेकेंडरी रिसोर्स का काम करेगा। टू हेल्प आइडेंटिफाई न्यू प्रॉब्लम, अगर कोई भी न्यू प्रॉब्लम अराइज होती है तो उसको आइडेंटिफाई करने का भी ये काम करता है, जब भी हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं पेशेंट का, जो भी हमने केयर प्रोवाइड करी होती है उनका। constitute a permanent legal record of the care that was given to the क्लाइंट, जो भी हमने पेशेंट को केयर प्रोवाइड करी होती है, ट्रीटमेंट दिया होता है, उसका एक लॉजिकल फॉर्म में एक लीगल रिकॉर्ड हम मेड कर पाते हैं डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू। एक रिटन फॉर्म में जो भी रिकॉर्ड करते हैं ये रिकॉर्डेड होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, हमने असेसमेंट के सारे टाइप्स को कवर करा है। असेसमेंट क्या होता है, टाइप्स क्या हैं, मेथड क्या है, कंपोनेंट्स क्या हैं। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डायग्नोसिस के बारे में, इम्प्लीमेंटेशन के बारे में, इवैल्यूएशन के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।